तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जामिया स्टडी में। और आज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग लूसेंट कंप्लीट कर रहे हैं। लूसेंट में मिडाइवल हिस्ट्री पर आज के, और मिडाइवल हिस्ट्री में आज हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ बाबर से आपकी मुलाकात होगी। बाबर, अकबर, ये सब इसमें आएंगे और देखते हैं क्या क्या कांड होता है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर कोई बात ही नहीं करता भाई, आपको सीधे आपका कंटेंट देता हूँ। अगर आप लाइन से बने रहे मेरे साथ ऐसे, मैं कहता हूँ 6 महीने बने रहिए, आपका जो जितना भी करेंट है और जीके चीज़ है वो सारा कंप्लीट होगा। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और एग्जाम में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ठीक है, मुगल वंश की स्थापना, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर था। ये तिमुरिड राजवंश का था, ठीक है। तिमुरिड राजवंश का था, सदस्य था। तिमुरिडों ने इतिहास में दो प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किए, फारस और मध्य एशिया में। तिमुरिड साम्राज्य जो 1370 से 1507 और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य 1526 से कहां तक चला? 1857 तक। 1857 तक चला। एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्की व सुन्नी मुसलमान थे। उत्तरवर्ती जो मुगल शासक थे वो कौन से? तुर्की व सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की के साथ ही पदशाही या पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता। शासक को बादशाह कहा गया। बाबर देखिए 1526 में आया और 1530 तक इसने शासनकाल किया। बाबर का जन्म 1483 में इसके पिता उमर शेख मिर्जा, क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। फरगना नामक छोटे राज्यों के शासक थे। फरगना बाबर फरगना गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था, या तैमूर शासकों ने भी धारण नहीं किया था। बाबर ने 4 पुत्र थे। उसका नाम था हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान जो था 1519 में यूसुफ जाति के विरुद्ध था। किसी जाति के विरुद्ध? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि यूसुफ जाति के विरुद्ध प्रथम बाबर का आक्रमण था 1519 में। इसके अभियान में बाबर ने बाजौर और भोरा को अपने अधिकार में कर लिया। कौन सा? बाजौर और भेरा, जिसे भोरा भी कहते हैं, उसको अपने अधिकार में कर लिया। देखिए, बाबर के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलकनामा नीति अपनाई। तुगलकनामा नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया। तोप खाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। कौन था? उस्ताद अली और मुस्तफा, ये दो निशानेबाज थे। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। इसमें बाबर विजयी हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर विजय हुआ फिर से। चंदेरी का युद्ध उससे 29 जून 1528 मेदनी राय और बाबर के बीच में हुआ। बाबर इसमें फिर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों और बाबर के बीच में। बाबर फिर विजयी हुआ, ठीक है। बाबर या इब्राहिम लोदी मध्यकाल में प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। मध्यकाल में प्रथम शासक जो था युद्ध काल स्थल में ही मारा गया, वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। इसका साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य युद्ध स्थल में मारा गया। विक्रमादित्य भी युद्ध स्थल में, ग्वालियर के जो राजा थे वो भी मारे गए। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमादित्य के परिवार से प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा लगाया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि की। खानवा के युद्ध में पूछा जाता है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? वो कौन था? खानवा के युद्ध। उसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 3 जनवरी 1528 में जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को दूसरे की संप्रभुता समानता रखने की वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत खान या नुसरत शाह ने अफगान विरोधियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 6 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। परम में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान में दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी व फारसी भाषा में अच्छा कहता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खान ने किया था। देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था, जिसका अनुवाद बाद में फारसी में किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ने किया था। इनकी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने की रुचि का वर्णन किया।
अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित किया था। विभाजित आयताकार में रहते थे। 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण ये 4 बाग लाता था। ये 4 बाग लाता था। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। अकबर के समय में होती। बाबर ने मुंबईयान नामक पदशैली की जन्मदाता माना जाता है। मुंबईयान नामक पदशैली की जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर के प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार की अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं 1530 से 1526। नसरुद्दीन मोहम्मद 29 दिसंबर 1930 को आगरा में 30 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बंस खां की सूबेदार था। बंस खसा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देशन के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। कमरान को काबुल और कंधार को मिर्जा अस्करी को कंधार दे दिया और संभल को मिर्जा हिंदाल को संभल एक मिनट रुके काबुल कंधार कमरान को काबुल और कंधार, मिर्जा को अस्करी कंधार, मिर्जा अस्करी संभल, मिर्जा को अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीर दे दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बंस खां के प्रदेश दिया। बंस खां का प्रदेश दिया सुलेमान मिर्जा को। 1533 में हुमायूं ने दीनपरा नामक नगर की स्थापना की। 1533 में दीनपरा नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। चौसा युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां व हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां का विजय रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण कर ली। शेरशाह की पदवी धारण कर ली। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां ने आसानी से आगरा व दिल्ली पर कब्जा कर लिया। आसानी से आगरा व दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया और वहां 15 वर्ष की घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल को आधिकारिक गुरु फारसवासी और मीर बाबा दोस्त उफ मीर अली कब्बर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में निकाह कर लिया। कौन थी? मीर बाबा दोस्त उफ मीर अली अकबर जामी की पुत्री, क्या नाम था इसका? हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया, मतलब शादी कर ली। कालांतर में हिमदास से अकबर के जैसे महान सम्राट का जन्म दिया। हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब की सूरी शासक सिकंदर को पराजित किया और पुनः दिल्ली के कब्जे पर बैठ गया। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्धों में देवरा का युद्ध 1531 में देवरा का युद्ध हुआ। उसके बाद से चौसा का युद्ध 1539, उसके बाद से बिलग्राम का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 में। 1 जनवरी 1556 को दीनपरा नगर भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। दीनपरा भवन में 1556 में पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैनपुल ने कहा, हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, लेकिन ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह लड़ते पड़ते रहा, यह गिरते पड़ते रहा। हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था, इसलिए वह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहन के जाता था। ठीक है। शेरशाह 1540 से 1545 सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह था। शेरशाह सूरी था। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत में नारनौल मेहरगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ। परंपरागत सड़क का विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था, या फरीद बाबा कहते थे इसको। यह सूर वंश का संबंधित है। इसके पिता ने हसन खान जौनपुर शासक के अंतर्गत सासाराम के जिम्मेदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक मुल्तान मोहम्मद बाहर खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी। शेरशाह बिलग्राम का युद्ध 1540 में के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1540 में जो हुआ, दिल्ली गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंगर के किले को जीतने के क्रम से 22 मई 1545 को हो गई थी। मृत्यु के समय उसका उक्का नाम का अन्योन्य शास्त्र चल रहा था। उक्का नाम का अन्योन्य शास्त्र कालिंगर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के सम्मेलन का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झीलों के बीच ऊंचे टीलों के निर्माण किया गया था। रोहतासगढ़ का किला और किला एक कुहाना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह द्वारा किया गया था। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग व कन्नौज के स्थान पर
सेसुर या शेरसुर नामक नगर बसाया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ। इस्लाम शाह हुआ। शेरशाह ने भूमि की मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी कच या सन की डंडी प्रयोग किया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार के लगान के रूप में वसूली जाती थी। शेरशाह ने सोने के सिक्के, अशरफ और चांदी को रुपया जो 178 ग्रेन और तांबे का दाम जो 380 ग्रेन के नामक सिक्के चलाए थे। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया। चांदी के रुपये के तांबे के दाम के विनिमय अनुपात कितना था? 1:64 में था। 1:64 में था। शेरशाह के समय तांबे वाले सिक्के थे जैसे अधोला के बाद पावला, दमड़ी और जीतल। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे यार। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र में पाटन नाम से पुनः स्थापना किया। इसमें ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा किया गया था। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा किया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया और डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह ने किया था। अगर बात कीजिए मलिक मोहम्मद जैसे शेरशाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जो जैसी थे वो शेरशाह के समकालीन थे। ठीक है, सम्राट अकबर के बारे में आते हैं। 1556 से 1605। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हमीदा बानो बेगम की गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ। 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। क्या था? जलाल था। इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ। पंजाब को कलानीर नामक स्थान पर हुआ। पंजाब के कलानीर नामक स्थान पर हुआ। कुछ वहां पे पत्थर के कुछ सिंहासन बना के वहां पे कराया गया था। रानी एलिजाबेथ अकबर के समकालीन शासक देखिए। रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 इंग्लैंड। शाह अब्बास 1588 से 1629 ईरान के शासक थे ये। जार इवान फोर्थ बैसिल ये 1530 से 1584 रूस के थे। जार इवान फोर्थ बैसिल ये सब ईरान दी रैबिल नामक से कुख्यात थे। ईरान दी रैबिल नामक से कुख्यात थे। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरान विद्वान था। यह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन बैठा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से बैठा। बैरा खान शिया मितवालंबी। बैरम खान जो था शिया मितवालंबी जो 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। यह बदसंखा या बदखंशा का निवासी था। इसे प्यार से खानी बाबा कहते थे। खानी बाबा अकबर कहता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हिमू के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। 31 जनवरी 1561 के मक्का में तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। कहा था कि इसका जो हत्या करवाया था अकबर का पुत्र ने करवाया था। ठीक है। और मई 1562 में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हरमदल था एक उनकी जो माताएं थी उनके संरक्षण में एक हरमदल था, उससे मुक्त कर लिया। उनके संरक्षण में वो काम करते थे। हल्दी घाटी की युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक, इसे पेटीकोट शासक भी कहते थे। ठीक है, मतलब कि औरतों के अधीन। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी थी। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ जो था राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से युद्ध में हाकिम खान शूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी पर भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट
चावड़ की राजधानी बनाएगी। महाराणा प्रताप ने घोड़े का नाम चेतक व हाथी का नाम रामदास था। एग्जाम में पूछा है। राम प्रसाद, राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? राम प्रसाद था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद राम प्रसाद ने कुछ खाना पीना छोड़ दिया और मृत्यु हो गई। कुछ भी नहीं खाया पिया, मृत्यु हो गई उसकी। दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित अकबर था। कौन था? अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल पदवी दी गई थी। महेश जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। ठीक है। अकबर ने जैन धर्म को जैनाचार्य और हरि विजय सूर्य को जगत गुरु की प्रदान की थी। अकबर के शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना की शुरू की गई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति में 1580 में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं पर उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक दुर्गामी आक्रमण कहा। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। कौन था? तानसेन था। ठीक है। यहां देखते हैं अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। देखिए मालवा अकबर ने, शासक कौन था मालवा का? बाज बहादुर था। और 1561 में, और मुगल की तरफ से कौन था? आदम खां और पीर मोहम्मद लड़े थे, मुगल सेनापति। चुनार का शासक अफगानों का शासन था वहां पे 1562 में। अब्दुल्ला खां मुगल सेनापति था जो लड़ा था। आमिर, ये सब जीते गए थे। ठीक है भाई, बार बार जीते मैं नहीं बोल सकता ना। आमिर भारमल शासक था आमिर का, और 1562 में शिक्षा से अधीनता आमिर ने स्वीकार कर ली थी कि भैया अकबर हमारे यहाँ आपके सर में। मेड़ता जयमल था, और 1562 में शफरुद्दीन मुगल सेनापति। गोंडवाना वीर नारायण व दुर्गावती 1564 में आसफ खान ने इसका नेतृत्व किया था। मेवाड़ उदय सिंह और राणा प्रताप। उदय सिंह 1568 स्वयं अकबर गया था, और राणा प्रताप 1576 मान सिंह और आशफ खां। रणथंबोर सूरजनहाड़ा, रणथंबोर का था सूरजनहाड़ा यहाँ का शासक था, और 1569 में भगवान दास और अकबर के बीच में हुआ। नेक्स्ट हुआ कालिंजर रामचंद्र यहाँ का शासक था, और 1569 में मजनू खां और काकशाह। मारवाड़ राव चंद्रसेन 1570 में स्वेच्छा स्वाधीनता स्वीकार कर ली। मारवाड़ राव चंद्रसेन ने। जैसलमेर रावल हरिहराय 1570 में स्वेच्छा स्वाधीनता स्वीकार कर ली। और बीकानेर कल्याणमढ़ 1570 में स्वेच्छा स्वाधीनता स्वीकार कर ली। गुजरात मुजफ्फर खां तृतीय 1571 मुगल अकबर। बिहार व बंगाल दाऊद खां 1574 से 76 मुनीम खां और खाने खाना। काबुल हकीम मिर्जा ये 1581 मान सिंह और अकबर के बीच में हुआ। कश्मीर यूसुफ याकूब खान के बीच, कश्मीर का था यूसुफ याकूब खान वहां का शासक था, और 1586 में ये हुआ। भगवान दास और काशिम खां। उड़ीसा निसार खां यहाँ के शासक थे, और 1592 में मान सिंह ने नेतृत्व किया था। सिंध जानी बैग, और 1593 में अब्दुल रहीम खान ने नेतृत्व किया था। बलूचिस्तान पन्नी अफगान थे वहां पे, और 1595 में मीर माशूक ने नेतृत्व किया था। कंधार यूसुफ हुसैन 1595 और शाह बेग ने नेतृत्व किया था। दक्षिण भारत देखिए, ये उत्तर भारत भैया, दक्षिण भारत देखिए खानदेश अली बाबा शासक था, और 1591 में शिक्षा से अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। दौलताबाद चंदा बीबी 1599 में मुराद अब्दुल रहीम खाने खाना अबुल फजल अकबर। अहमदनगर बहादुर शाह चंदा बीबी 1600 में, और आसिरगढ़ मरीन बहादुर 1601 में अकबर। यह अकबर अंतिम अभियान था, यह अकबर का अंतिम अभियान था। आसिरगढ़ जो था मरीन बहादुर वहां शासक थे 1601 में, यह अकबर का अंतिम अभियान था। ठीक है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखिए। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में। अकबर ने हरम दल से मुक्ति कर ली। कब? हरम दल वो पेटीकोट शासन 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया 1563 में। जजिया कर समाप्त कर दिया जो हिंदुओं पर लगाया था, गैर मुसलमानों पर लगाया था 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दी 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1570 में। इबादत खाने के सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति
1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में और राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी भैया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया, फिर फतेहपुर सीकरी से कहा गया लाहौर स्थानांतरित कर दिया 1585 में। दशवंत और बाशवन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। दशवन और बाशवन जो थे अकबर के दरबार में चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर और बाबा रामदास और बैजू बाबरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था और ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतकार थे। ये बीन बजाते थे। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी। एक मिनट। दरबारी कन्हार आदि। कंठाभरण और एक मिनट कंठाभरण और वाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। ठीक है। तानसेन अकबर के दरबार में आने वाले पूर्व रीवा के राजा राजमहल के राजेश थे। मतलब अकबर से पूर्व कहाँ रहते थे? रीवा के राजा राजमहल के राजश्रय में रहते थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे और मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे। जबकि कुछ विद्वान हरिदास और तानसेन दोनों के मान सिंह तोमर का शिष्य बनाते थे। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को कुटिया पर जाना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए गाते हैं, दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं है। बहुत बढ़िया। दस्तान अमीर हमजा। दस्तान अमीर हमजा हमजा नामा प्रसिद्ध अरबी काव्य के लिए प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रसाल की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा को वीरतापुर कारनामों का चित्रित संग्रह है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली जो पर्यवेक्षण थे और अब्दुल समद नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों में से एक समूह ने किया था। ठीक है। हमजानामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ था। अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। इस कार्य को पूरा करने के 15 वर्ष लगे। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुल समद ने किया था। इस चित्र को त्रिपट कहा गया। अकबर के शासनकाल प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हो गई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफना दिया गया। स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां दिल्ली का हुमायूं का मकबरा बनवाया था, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, शीश महल, शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले नौरत्न थे। पहले थे अबुल फजल जो 1551 से 1602 तक रहे। उसके बाद फैजी 1547 से 1595 माफ कीजिएगा। उसके बाद आया तानसेन, फिर आया बिरबल जो 1528 से 1583, टोडामल, फिर राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन थे और मुल्ला तो पैदा थे। ये अकबर के 9 रत्न थे। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजाउद्दीन और मुल्ला तो पैदा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। इसने भ्रष्टाचार या भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। किसने? फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। इसके फारसी काव्य का मास्टर बनाता था। अबुल फजल ने अकबर नामक ग्रंथ की रचना की। इसे दीन इलाही धर्म के प्रमुख पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास आमिर राजा भारमल के पुत्र अमीर उल उमरा की उपाधि धारण की थी। यूसुफ जातियों के विद्रोह को दबाने के लिए बिरबल की हत्या हो गई। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देशन पर दक्षिण में आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल के रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुसलमान सम्राट अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना की। निकीब खां अब्दुल कादिर बदायूं का शेख सुल्तान के रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। महाभारत का नाम रजनामा युद्धों की पुस्तक रखा गया। महाभारत का नाम। ठीक है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने।
सदात के नाम से मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम रशीद या सर हिंद ने अर्थवेद को मुल्ला शाह मोहम्मद और राज तड़ंगी को अब्दुल रहीम खाने खाने तुजु के बाबरी। देखिए, अर्थवेद को मुल्ला शाह मोहम्मद और राज तड़ंगी को अब्दुल रहीम खाने खाने तुजु के बाबरी। इनका कुछ नहीं था भाई, ये दूसरों का मतलब कि जो हिंदू धर्म था ना, इनका सिर्फ उठा उठा के अनुवाद कर रहे थे अपने नामों में। जैसे कि मस्जिद तोड़ के, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देना, फिर उस पर विवाद करना कि भाई मेरा है मेरा है मेरा है। तुम लोगों के पास दम ही नहीं है कुछ बनाने का। जो भी है कुछ बनवाओगे भी तो खुद के दम पे नहीं, हिंदू के दम पे बनवाओगे। अजीब है। फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद करवाया था, ठीक है। फैजी ने लीलावती का भी देखो फारसी में अनुवाद कर दिया। राजतरंगी का भी फारसी में अनुवाद, अर्थवेद का भी फारसी में अनुवाद। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा फारसी को अनुवाद कर दिया और सहेली रखा। क्या है, फारसी में अनुवाद कर उसका नाम क्या रखा, सहेली। भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में, श्रीमद् भागवत पुराण का भी फारसी में अनुवाद हो चुका है भैया, और इसका नाम रखा गया क्या, टोडरमल किया, टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदावी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया, सिंहासन बत्तीसी का भी फारसी में अनुवाद। और जोशी के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान जफर के नाम से मोहम्मद खान ने गुजराती में किया, गुजराती ने किया, मोहम्मद खान गुजराती ने किया। मतलब कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिली जिसका या तो उर्दू और फारसी में अनुवाद नहीं हुआ। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद कलीला और दिमना कहलाता है, कलीला व दिमना कहलाता है। निजामुद्दीन पानीपत में रामायण की परिशिष्ट के रूप में योग विशिष्ट या वैदांतिक दर्शन पे एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। सोच रहे हो, अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। जो आज लोग प्रश्न उठाते हैं ना, हिंदू हिंदू हिंदू, भाई तुम लोगों की सोच से पहले यहाँ पे एग्जिट करता है, और तुम लोगों के अंत तक या मेरे अंत तक या पूरे ब्रह्मांड के अंत तक वो एग्जिट करता रहेगा। अकबर ने बीरबल और कवि प्रिया व नरहरि की महापात्रा की उपाधि की। अब ये मैं सोचना कि मैं भाई वो हूँ कट्टर हिंदू टाइप का, ठीक है, नहीं मैं ऐसा वैसा नहीं भाई। देखो, जो चीज एग्जैक्ट करती है या जो चीज सही है उसको सही तुम मानो। अब ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ ये पढ़ के बता रहा हूँ कि लूसेंट में लिखा हुआ है इसके हिसाब से, नहीं। देखो, उन्होंने कहीं ना कहीं से उठाया है, ठीक है, तब भी लिखे हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में आई थी, चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में आई थी। अकबर ने श्री कलम की उपाधि और अब्दुल शमद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को कश्मीर दिया। अकबर ने श्री कलम की उपाधि अब्दुल शमद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। इंपॉर्टेंट है, पूछता जाता है कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी, ठीक है, उर्दू मत लगा के चले ना। अकबर नकारा, अकबर नकारा या नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था, अकबर नगाड़ा बजाता था। मुगल मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने का श्रेय अकबर को जाता है। इस सिक्के या उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह उल्लाह द अकबर, उल्लाह द अकबर या जल्ले जलाहुल जल्लालुहु या दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग को धनुधारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमा अंकित है, और ऊपरी रामसिंह शब्द अंकित किया गया, रामसिंह शब्द अंकित किया गया। अकबर ने असीरगढ़ में विजय की स्मृति में सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई। नेक्स्ट आ गया जहांगीर, 1605 से 1617 27 तक, ठीक है। अकबर के उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण किया। क्या, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके बैठा। जहांगीर का जन्म आपका 30 अगस्त 1569 को हुआ। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अकबर की न्याय की जंजीर, जहांगीर ने न्याय की जंजीर के लिए याद किया था। वह जंजीर सोने से बनी होती थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभों में लगवाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक की जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने के लिए श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो ने, और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भोरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया, खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई, और खुसरो गुरु गोविंदवाल से मिला दिया, ठीक है, गोविंदवाल से मिला था।
अहमदनगर में वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुशी होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। खुर्रम को क्या, शाहजहां की उपाधि पाई कि मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता कर। 1622 में कंधार मुगलों में हाथ से निकल गया, कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया और शाह अब्बास ने इसका अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री और नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिशा था, मेहरुनिशा था। यह 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुकी बेग में हुआ और जहांगीर ने एक शेर मानने के कारण अली कुकी बेग को शेर अफगान की उपाधि दी गई। 1607 में अकबर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिशा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हो गई और सर्वप्रथम जहांगीर के नौरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिशा को देखा और उसे सौंदर्य पर मतलब कि मंदमुग्ध हो गया और जहांगीर ने 1611 में उसे विवाह कर लिया मेहरुनिशा से। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल व नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, चांदी के सिक्के चलवा दिए भैया। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया। एक मिनट, गियास बेग को ओ भैया गियास बेग को शाही दीवान बनवाया और इतमाद उद्दौला की उपाधि दी। गियास बेग को शाही दीवान बनाया और उसका क्या दिया, उत्तमाद उद्दौला की उपाधि दिया प्रदान की। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों का उच्च पद प्राप्त हुआ था। लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिशा की पुत्री थी। लाडली बेगम जो थी शेर अफगान और मेहरुनिशा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहयार से हो गई। भाई देख रहे हो, आपस में शादी कर रहे हैं सब। नूरजहां की मां अस्मात बेगम ने गुलाब के इत्र निकालने की विधि की थी। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई अशफाक खां को बंदी बना लिया गया। जहांगीर के 5 पुत्र थे, उसमें पहला था खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। अट्ठाईस अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई, उसे शाहदारा लाहौर से रीवा नदी किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोकस पर जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे आगा रज्जा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुदाद और उस्ताद मंसूर, विशन दास मनोहर और गोवर्धन फारूक बेग तौलत। जहांगीर ने आगा रजस के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का स्थापना की। मुगल शासकों को सर्वप्रथम जहांगीर ने राजा के आकृति युक्त सिक्के जारी किए। इसके समय में निशार चांदी का सिक्का था, निशार चांदी का सिक्का था जो रुपये का 1/4 था, रुपये के चौथाई के बराबर था। उस्ताद मंसूर व अब्दुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उश और नारी नादिर उज्जमा या रुज्जमा नादिर उज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत में कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। संस्कृत के जो कवि थे उनको पंडित जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथाओं में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति या द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते तुरंत बता सकता हूँ कि वह किस चित्र की चित्रकृति है, या किसी चेहरे पर आंख या किसी एक चित्र की भौं या किसी और की बनाई गई हो तो मैं जान सकता हूँ कि आंख किसने बनाई है और भौं किसने बनाई है। सोच लो भाई, जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है। उस्ताद उद दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत थी जो पूर्णतः बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा दुर्गा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर की लेख उत्कीर्ण है, उस पर भी जहांगीर की लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रॉस, विलियम और फिच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। सर टॉमस रो, विलियम फिच और एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ किया और पुर्तगालियों ने इसे ब्राजील से लाए थे। कहां से लाए थे? ब्राजील से इसको लेके आए थे।
ठीक है। जहांगीर के समय में मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 में आए। नेक्स्ट है शाहजहां, जो 1627 से 1657 तक रहे। शाहजहां के बाद सिंहासन पर जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। कौन बैठा? शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 में खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ, जो लाहौर में हुआ था। 1612 में खुर्रम का विवाह अशफाक खां की पुत्री अर्जुम बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां के मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। और 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हो गई। प्रसव पीड़ा कहा था लगातार पुत्रों को जन्म देने से उसकी मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मैंने पढ़ा है भाई। लगातार पुत्र मत समझ रहे हो, एक हुआ फिर 1-2 महीने रुक के फिर दूसरा, फिर 1-2 महीने रुक के दूसरा, ऐसे मतलब 9 महीने बाद ही, ऐसा मत समझना कि तुम कुछ भी। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा के अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईशानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने अफगान खां को वजीर पद और महावत खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया और 1645 में इसकी मृत्यु हो गई। 1645 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया, उसकी कब्र के ऊपर बनवाया था। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। उस्ताद ईशा ने ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां थे। कौन थे? बेबादल खां थे। पासा ने सिंहासन के पीछे पित्तरादुरा में जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनवाई थी, जिसमें से पौराणिक यूनानी देवताओं और फियस के वीणा बजाते हुए चित्र दिखाया गया। पित्तरादुर्ग के बारे में देखिए, जब संगमरमर का बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाया तो उसे पित्तरादुर्ग कहा गया। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य काल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम शाहजहां ने बनवाया था, दीवाने खास शाहजहां ने बनवाया था, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, ताजमहल और लाहौर किला का शीश महल भी शाहजहां ने बनवाया था। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती मकबरा माना गया है। हुमायूं के मकबरा को शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य के मिला लिया। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। किसका? शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाया था। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर और मीर हाशिम थे। ये प्रमुख संस्कृत कवि वंशीधर शिष्य मिश्र और हरिनिर्णय मिश्र थे। हरिनारायण मिश्र थे। ठीक है। शाहजहां ने संगीत लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि व संगीत जगन्नाथ को हिंदी के कभी भी कहा था। यह महापरिवड़ा की उपाधि सम्मानित किया गया था। शाहजहां के दरबार में शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था, जिसके भगवत गीता और युग विशिष्ट उपनिषद रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसने सर अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषद का अनुवाद कराया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले का मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था और फ्रांसवा बर्नियर द्वारा शिकोह का चिकित्सक किया गया था। एक मिनट, फ्रांसवा बर्नियर जो था दारा शिकोह का चिकित्सक था। शाहजहां की पुत्री जहांआरा को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन मुनिश अल अरवाह के नाम से लिखा। शाहजहां मुल्ला शाह बंसकी से शिष्य था। इसने कादरी सूफी सिलसिला की दीक्षा ली थी। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण दारुल बंका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। सितंबर 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमारी में पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण इसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ और उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात का, औरंगजेब दक्कन में था। उस समय सूजा बंगाल में था, मुराद गुजरात में था, औरंगजेब कहां पर? दक्कन में था। पंद्रह अप्रैल 1658 में दारा व औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। धर्मट युद्ध 15 अप्रैल 1658 में हुआ। दारा
और औरंगजेब के बीच में हुआ। इस युद्ध में दारा की भी पराजय हुई। द द गजेटियर ऑफ इंडिया, ये पी 327 इस नाम से जाना था शायद। मासूमगढ़ का युद्ध 29 मई, अरे मासूमगढ़ के युद्ध 29 मई 1658 को दारा व औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में मार्च 1659 में होता है। इस युद्ध में दारा की पराजय होने के बाद इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई और दारा सिखों ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान की काकड़ीवाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह सेकंड ने करवाया था। उसके बाद आया शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून। इस युद्ध में दारा सिखों को जाना था। इस युद्ध के लिए दारा सिखों को जाना था। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने दारा सिखों को 8 जून 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा किले में कैद। जीवन के 8वें वर्ष के पश्चात अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हुई। औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दुहात गुजरात नामक स्थान पे हुआ। औरंगजेब के बचपन का नाम अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने में दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। दिलरास बानो बेगम आगरा पर कब्जा कर जल्दीबाजी में औरंगजेब ने अपना राज शेख अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि की पाई। कितना लंबा उपाधि है भाई, क्या नाम है इसका? अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से, समझ रहे हो क्या है? 31 जुलाई 1658 में करवाया था। ठीक है। देवराई के युद्ध में सफलता के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राजसद करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। यह जय सिंह व शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि ये 22 जून 1665 को हुई थी। मई 1666 को आगरा के किले के दीवाने आम को औरंगजेब ने समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए और जहां शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने का सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में कर दी गई थी। गुरु अर्जुन देव की गई और उसके बाद से गुरु तेग बहादुर की गया। गुरु तेग बहादुर किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर को पुनः लागू करने वाला कौन था? औरंगजेब था। और हटाने वाला कौन था? अकबर था। जजिया कर देखिए, जजिया कर ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध और निर्धन, पागल, अल्पवयस्क स्त्रियों के से नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 1712 में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की और फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया। तुगलक काल में बाबर और हुमायूं के काल को जजिया प्रचलित की थी, किंतु अकबर ने 1564 में इसे बंद कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया कर की वसूली आदेश दिया और तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा और जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 में हुई थी। औरंगजेब की बीबी का मकबरा का निर्माण, बीबी का मकबरा इसे कहा था, 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया गया। औरंगजेब के समय जाट वेदोर का नेतृत्व गोकुला और राजा राम ने किया था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए और गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बावजूद जाटों ने 1665 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और इस जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव और औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने नींव डाली। ठीक है।
भरतपुर राजवंश की नींव और औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजा राम की भतीजा चूड़ामन ने नींव डाली थी। 1686 में बीजापुर पर 1686 में बीजापुर पर और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर और गोलकुंडा को मिला लिया औरंगजेब ने। मद्दाना व अक्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अब्दू या अबुल हसन से था। क्या नाम था? मद्दाना और अक्ना। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गदास और के बगाव में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गदास के बगाव में आकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। उसके बाद से देखिए, औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाने और नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी व अन्य वस्तुओं के तोड़ने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के मत्थे पर अपने हाथ से तिलक लगाना जैसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि प्रतिबंध लगा दिया था। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दिए। दरबार में होली, दीपावली और त्योहार मनाना बंद कर दिया गया। भैया कोई नहीं मनाएगा, होली दीपावली और ये सब। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी और सरकारी संगीतों को अवकाश दे दी और भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी की सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था, लेकिन संगीत पर उसने रोक लगा दिया। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासन में तोड़े गए मंदिरों को पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह देव मंदिर और जहांगीर काल में मथुरा निर्मित केशव देव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई थी। इसने खुल्दाबाद, जो अब रोजा कहलाता था, उसमें दफनाया गया। औरंगजेब के समय शुबू की संख्या कितनी थी? 20 की। शुबू की संख्या कितनी थी? 20 थी। औरंगजेब दारुल हब, काफिरों का देश और दारुल इस्लामों का देश परिवर्तित करने में अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइश वर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक था। क्या नाम का? फ्रांकोइश वर्नियर था। मुगल शासन व्यवस्था, यहां से देखेंगे मुगल शासन व्यवस्था। मंत्री परिषद का विरासत कहा जाता था। मुगल शासन व्यवस्था को मंत्री परिषद को विराजत कहा था। विराजत। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। कौन था? वकील था। इसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, शद्र उश शद्र और मीर शमन को वैध कर दिया। औरंगजेब के समय में अरशद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर, कौन से अरशद खान 31 वर्षों तक रहे। मीर बख्शी सरखद नाम से पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। जो मीर बख्शी था, वो सरखद नामक जो अधिकारी था, वो हस्ताक्षर करता था तो सेना को वेतन मिलता था। जब कभी शद्र न्याय विभाग में प्रमुख का कार्य करता था, वो काजी कहलाता था। जब न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करे तो उसको काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि या मदद ए माश निरीक्षक शद्र कहलाता था। लगानहीन भूमि या मदद ए माश निरीक्षक शद्र कहलाता था। शद्र। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर शमा कहलाता था। सम्राट के जो घरेलू विभागों के प्रधान होते थे उन्हें क्या कहते थे? मीर शमा कहलाता था। सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौधरी कहलाता था। सूचना व गुप्तचर विभाग का दरोगा ए डाक चौधरी कहलाता था। शरीयत कहा गया? शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित से बचाने का कार्य मोहत शिव नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार और सरकार का परगना और महल का जिला
या दूरस्थ में और दूरस्थ ग्राम में बटे हुए थे। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, प्रशासन के दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकारों में, सरकारों का परगना में या महलों में, और महल का महल में, और महल का जिला में या दूरस्थ में, और दूरस्थ का ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और जिसे मवादा या दही कहा जाता था। दी माफ कीजिएगा, दी कहा जाता था। मवादा के अंतर्गत सबसे छोटी वस्तु को नागला कहा जाता था। एक गांव में सबसे छोटी वस्तु का कहा जाता था, नागला कहा जाता, नागला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी व कार्य। देखिए, सूबेदार ये प्रांतों में शांति स्थापित करना या प्रांत कार्यकारी प्रधान थे। दीवान का कार्य क्या होता था? प्रांतीय राजस्व के प्रधान सीधे शाही दरबार के प्रति जवाबदेह थे। शाही दरबार के प्रति दीवान का जवाबदेही होता था। उसके बाद फौजदार का क्या कार्य था? जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था, फौजदार। फौजदार, ठीक है। बख्शी का कार्य होता था? प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था, बख्शी। जिले का प्रधान, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी, फौजदार था। आमिल या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था, आमिल या अमल गुजार। अगर बात किया जाए नेक्स्ट, कोतवाल नगर प्रधान होता था, कोतवाल। शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, शिकदार। आमिल जो होता था, ग्राम के कृषकों के प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करने का इसका कार्य था, आमिल का। शाहजहां के शासनकाल में सरकार पर परगना के मध्य चकला नामक एक नई इकाई की स्थापना की थी। कौन सा? चकला। शाहजहां के समय में भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त 3 भागों में विभाजित थी। जैसे खालसा भूमि, खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होता था, खालसा भूमि। और जागीर भूमि तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि थी, जागीर भूमि। सयुरगल या मदद ए मंशा अनुदान में दी गई या अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। सॉरी, शेरशाह द्वारा बुरा राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का प्रयोग अकबर ने किया था। इसका प्रयोग, राई का प्रयोग। अकबरों के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में। इसने अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 में अकबर ने दहशाल नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोटल मिल बंदोबस्त भी कहा था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि के 4 भागों में विभाजित किया था। भूमि के 4 भागों में विभाजित किया था। देखिए, पहले कौन से 4 भाग थे? पहले पोजल था, नियमित रूप से खेती, वर्ष में 2 बार, इसे पोजल, जैसे हमारे यहाँ होते ही। प्रति, एक या 1-2 वर्ष में अंतराल पर खेती, उसको प्रति बोलते थे। मतलब कि हमारे यहाँ अगर किसी एक अंतराल पे, जैसे कि मान लो गेहूं बो दिया गया, धान नहीं बोया गया, तो जो खेत नहीं बोएगा उसको क्या कहते हैं? प्रति छोड़ा गया है, ठीक है। चाचर, 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर बोने वाली भूमि को चाचर कहते थे। और बंजर, खेती योग्य भूमि नहीं, जैसे कि बगीचा उगीचा जो खेत होते हैं, अभी तो लोग जोत रहे हैं, उसको खेती योग्य बना रहे हैं, तो उसे बंजर कहते हैं। पंद्रह सौ 70 से 71 में टोडल मल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व में दीवान प्रणाली और जब्ती प्रारंभ की। इस कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, जैसे खश्तीश व दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। ठीक है, मुगल काल में कृषक 3 वर्ग में विभाजित थे। पहला था खुद काश्त, ये किसान उसी गांव या भूमि पर खेती करते थे जहां ये निवासी थे। उसके बाद से पाही काश्त, ये दूसरी गांव जाकर कृषि कार्य करते थे, पाही काश्त। उसके बाद से मुजारियन, ये खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मतलब खुद काश्त की जो भूमि थी उसको किराए पर लेकर मुजारियन खेती करते थे। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा, नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भरतपुर के बयाना और गुजरात में सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार के नील बयान क्षेत्र और सरखेज पैदा होते थे।
अफीम मुख्यतः मालवा और बिहार से पैदा होते थे। सोरा उत्पादन के प्रमुख केंद्र बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददीनी प्रथा प्रचलित थी। इसका तात्पर्य कारीगरों की अग्रिम भुगतान से था। कारीगरों की अग्रिम भुगतान से था। ठीक है। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र या साल कश्मीर लाहौर से तैयार होता था। जो साल कश्मीर था वो लाहौर से तैयार होता था। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। कितने अन्ना? 2 अन्ना। ठीक है। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी और साथ ही उस पर अपना अपना व नूरजहां का नाम अंकित करवाया था जहांगीर ने। मुगल काल की लगान वसूल करने की व्यवस्था। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा लिया जाता था। नकश, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उस पे ले जाया था और यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था और नकद लिया जाता था। जब्ती। सबसे बड़ा सिक्का संबस सोना था और सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। सबसे बड़ा सिक्का शंबस था। ठीक है। और सबसे प्रचलित सोना या सिक्का सोने का सिक्का था इलाही था। मुगल कालीन सिक्के देखिए। मुगल कालीन सिक्के मुहर, यह मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित और सोने का सिक्का था। मुहर। संबस, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का, यह 101 तौले का था। इलाही, यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। इलाही। इलाही था। और इलाही की बात है। रहस्य, ये गोले व चौकोर दोनों तरह के सोने का सिक्का था। ये 5.5 तोले का होता था। अतमा, ये 25 तोले के सोने का सिक्का था। विनसात, ये 20 तोले के सोने का सिक्का था। विनसात। उसके बाद है रुपया, चांदी का सिक्का था रुपया। और जलाली, चांदी का सिक्का था। दरब, चरण, चंदन, दह, कल और शुकी चांदी के सिक्के थे। कौन कौन से? दरब, चरण, चंदन, दह, कल, शुर्की सभी चांदी के सिक्के थे। मुगल कालीन व्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दशक व्यवसाय परमिट था। दशक व्यवसाय परमिट था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे का दाम का प्रयोग होता था और 1 रुपए में 40 दाम होते थे। 1 रुपए में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त था। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, जिसमें अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा और 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले अमीर या आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा ज्ञान होता था। सवार पद के घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञान होता था। सवार पद के घुड़सवार जो थे उनको दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी के थे। ठीक है। 5000 जात के पदवी थे। और औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अश्वा और 1 सिंह अश्वा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबात खां को दिया गया। महाबात खां को दिया गया। सवार पद में 2 अश्वा और सिंह अश्वा की व्यवस्था की। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शाहजहां भी फूट कर घुड़सवार रखते थे, जिन्होंने अहदी कहा था। फूट कर घुड़सवार मतलब कि छोटे मोटे। ठीक है। अहदी कहा था। अहदियों की भद्र घुड़सवार कहा गया और उनके वेतन और दूसरे घुड़सवारों के काफी ज्यादा होते थे। ये बहुत ही व्यस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। इनकी भर्ती वह स्वयं साझा करता था और इनकी हाजारी लेन के लिए अलग अलग अधिकारी होते थे। और अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से 2 या 2 से अधिक घोड़े पैसेदार करते थे। अहदियों की कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार में चित्रकार, शाही कारखानों और फोरमैन इन सैन्य पद के चुने जाते थे।
फोरमैन इसी सैन्य दल में चुने जाते थे। ठीक है, आदि, ये नया मैंने पढ़ा है, आदि। नेक्स्ट है, यहाँ सबसे साथ हम लोग मराठा देखेंगे। ठीक है, तो चलो कहते हैं मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का स्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ, जिसे जुनार के समीप हुआ। सिवनेर दुर्ग कहाँ पे? जुनार के समीप है। उसके बाद हुआ, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाजीबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई या मोहिते था, मोहिते। और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के महाराज में गुरु कोंडदेव थे। ठीक है, कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था, गुरु रामदास जी का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई नीलांबर से 1640 में हुई थी। ठीक है, 1640 में हुई थी। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर की रियासत में नौकरी कर ली। स्वयं बीजापुर की रियासत में नौकरी की थी उन्होंने। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर में तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। सोलह सौ छप्पन में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 में अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 में और 1670 में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ। पुरंदर की संधि कब हुआ? 1665 में हुआ। और 1665 में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। उस समय मनुची भी वहीं दरबार में थे, मनुची भी दरबार में थे। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया और वहां से 16 अगस्त 1666 में भाग गए। 16 अगस्त 1666 को भाग निकले। नेक्स्ट, 1672 में शिवाजी ने पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। बीजापुर से पनहाला दुर्ग को शिवाजी ने छीन लिया। उसके बाद 5 जून 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्य करवाया। और मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र के एक सम्मानित ब्राह्मण थे जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। ठीक है, कर्नाटक अभियान जो हुआ शिवाजी का, ये 1676 से 1678 के बीच हुआ। शिवाजी का अंतिम अभियान था कर्नाटक अभियान। 1678 में जिंजी का किला विजित किया और उनकी अंतिम विजय थी। मात्र 53 वर्ष की आयु में 13 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार राजा राम, उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई के पुत्र ने संपन्न किया। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पनहाल के किले में कैद किए थे। पनहाल के किले में कैद थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सम्मान होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया, मराठी भाषा को प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में थी, जिसमें था पांगा, उसकी पंगा सेना, नियमित घुड़सवारी सेना और पंगा सेना जो थी नियमित घुड़सवारी सेना, उसके बाद से सिलादार जो अस्थायी घुड़सवारी सेना थी और पैदल सेना थी। शिवाजी को तोपे अंग्रेजों ने प्रदान की थी। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 राज्यों के क्षेत्र, 2 प्रकार के क्षेत्र थे। स्वराज जो क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में थे और स्वराज क्षेत्र कहा था। और मुगताई मुल्क के कदीम यह क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें चौथ व सरदेश मुखी वसूला करते थे। चौथ व सरदेश मुखी राजस्व से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल के दक्कनों के राजाओं का शासन था। चौथे भू राजस्व का 1/4 था जो मराठों को उस क्षेत्र में आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेश मुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे।
द गैजेंटियर ऑफ इंडिया 334 335 कुछ अन्य स्रोतों में ये मिला हुआ है। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1930 को बताया गया। 19 फरवरी 1630 को, माफ कीजिएगा 1630 को, 19 कैसे आएंगे भाई, 1630 को बताया गया। महाराष्ट्र के प्रमुख संत आगे देखते हैं। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जो 1275 से 1296 तक रहे, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक और मराठी भाषा के साहित्य के संस्थापक, और भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक वृहत टीका लिखी। कौन थे ये? ज्ञानेश्वर या ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर कहते थे, ठीक है। इनके सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी नाम से जाना जाता था, इनको सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी नाम से जाना जाता था। ये बारागरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नामदेव ये 1270 से 1350, इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठल थे। ये बाराबंकी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अपने भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित थी। मराठी के अलावा इन्होंने ब्रज भाषा या खड़ी बोली की गीतों की रचना की। नामदेव के सगुण व निर्गुण दोनों संतों के बीच खड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ कहाँ गया भाई, कहाँ गया, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचना संग्रहित है। एक नाथ ये 1533 से 1599 में इन्होंने रामायण व भावार्थ नामक टीका लिखी, भावार्थ नामक टीका लिखी। तुकाराम ये 1598 से 1650 इन्होंने भक्ति परक कविता लिखी। इन्होंने अभंग कहा गया है, ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिष पुंज थे, ज्योतिष पुंज थे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा बस। ठीक है, ज्योतिष पुंज थे। रामदास ये 1608 से 1681 महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। ये 10 बोध उनकी रचनाओं में उपदेश का संकलन है। इन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लेकर लोकप्रिय बनाया। आनंद भवन या आनंदवन भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति और स्त्रियों की दशा में सुधार और आदि विषयों पर अपने सदविचार व्यक्त किए। नोट, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का मुख्यतः 2 संप्रदायों में भक्ति है, जैसे बरकरी संप्रदाय अर्थात विठोबा पथ, कृष्ण को मानने वाले पथ, इनमें ज्ञानदेव और नामदेव तुकाराम। धरकरी संप्रदाय अर्थात रामपथ, ये रामदास थे। सरजामी प्रथा माफ कीजिएगा, सरजामी प्रथा का संबंध मराठा बुरा व्यवस्था से। अष्टप्रधान देखते हैं, शिवाजी का अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में जो पेशवा होता वो प्रधानमंत्री था। राजा का प्रशासन अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। स्तरीय नौबत सेनापति था, ये सैन्य विभाग का प्रधान था। आमत जो होता था राजस्व मंत्री था, आमत जो होता था राजस्व मंत्री आय व्यय का लेखा जो करता था। और वाक्य नवीश माफ कीजिएगा, वाक्य नवीश ये सूचना गुप्तचर और संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। उसके बाद से चिटनीस यह राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना था। सुमंत ये विदेशी मंत्री था। पंडित राव ये धार्मिक कार्यों के लिए तीर्थ का निर्धारण करता था। और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान था। न्यायाधीश ठीक है। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबरी की कर व्यवस्था पर आधारित है। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था को काठी, क्या कहा, माप की व्यवस्था पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तों पर व्यापक भूमि संरक्षण कराया। अन्नाजी दत्तों द्वारा व्यापक भूमि संरक्षण कराया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। शिवाजी ने मुगल व्यापारी केंद्र सूरत को 2 बार 1664 और 1670 में लूटा। कब 1664 में, 1670 में लूटा, माफ कीजिएगा। शिवाजी के उत्तराधिकारी देखिए, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। शिवाजी ने उज्जैन के हिंद व संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 में मुगल सेनापति मखरब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए शिवाजी व कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया, उनकी हत्या कर दी। शिवाजी के बाद 1689 में राजा राम के नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया गया। राजा राम का नया राज्याभिषेक कराया गया।
राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। उसको बनाया, सतारा को बनाया अपनी दूसरी राजधानी। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी जैसे कि हवलदार जो होते थे, या हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था के लिए थे। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व, और नव सवनीश किले की व्यवस्था पर पत्र व्यवहार और भंडार की देखरेख। राजा राम ने मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 को मारा गया, 1700 में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई जी ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड को राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षण या संरक्षिका बन गई। कौन थी? ताराबाई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू जी औरंगजेब के कब्जे में था। भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। शाहू और ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें से शाहू विजय हुआ और शाहू ने 22 जनवरी 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया तथा पेशवा पुणे में रहता था। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और इनकी मृत्यु 1720 को हुई थी। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य को कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ इस पुराने वृक्ष को खोखले तने पर प्रहार करें और शाखाएं स्वयं गिर जाएगी। हमारी पृथ्वियों से महाराष्ट्र पताका कृष्ण नदी तक अटक कर फहराने लगेगी, कृष्ण नदी से कटक तक या अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा था, निश्चय रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम और निजामुल हक के बीच में हुआ। जिसमें निजाम की हार हुई और निजाम के साथ मुंगी शिवागावा की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1773 को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने का चर्चित में रहा। बाजीराव प्रथम 1770 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। 1770 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव जो 1740 में पेशवा बन गए। वराना की संधि में यह व्यवस्था की गई थी कि संभाजी सेकंड राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न मराठा राज्य के दक्षिण भाग पर उसकी राजधानी कोल्हापुर थी और शासन करे, तथा उत्तरी भाग की राजधानी सतारा थी, जिसे साहू शासन करे। ठीक है। संगोला की संधि बालाजी बाजीराव की राजा राम सेकंड के बीच हुई। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक सेना नेता पेशवा बन गया। पेशवा करने लगा। देखिए, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां, इसे वाराना की संधि जो हुआ था 1731 में हुआ था, 1731। शंगोला की संधि जो हुआ था 1750, और सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776 और बड़गांव की संधि 1779। सालाबाई की संधि जो हुई थी 1782, और बशीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803 और सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816 और ग्वालियर की संधि 1817 और पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि जो हुआ था 1818। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। वरना की संधि 31 में हुआ था 1731 में, संगोला की संधि 1750 में, सूरत की संधि 1775 में और पुंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में और सालाबाई की संधि 1782 में, सालाबाई की संधि 1782 में। ठीक है। बेसिन संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में और राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में और पूना की संधि 1817 में और मंदसौर की संधि 1818 में। ठीक है। नेक्स्ट है भैया, सूरत की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देने से स्वीकार किया था तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का वचन दिया। बालाजी बाजीराव इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है
और झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। झलकी की संधि बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था, इसमें मराठों की हार हुई और हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु जो 1761 में हो गई। माधवराव नारायण जो 1761 में पेशवा बन गए, इन्होंने मराठों को खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पेंशन की तरह रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव जो 1772 से 1773 में, सोच रहे हो मुगल बादशाह, मुगल कहाँ से कहाँ स्टार्ट होकर पेंशन भोगी बन गया बस। पेशवा नारायण राव जो 1772-1773 की हत्या कर चाचा रघुनाथ राव की हत्या कर दी गई। पेशवा माधवराव नारायण सेकेंड की अल्प आयु काल मराठा राज्य की देखरेख में 12 भाई सभा नामक की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, जिसमें से महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस थे। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी और जर्दानंद भानु था। क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जर्दानंद भानु था। अंग्रेज जेम्स गॉन्ड डफ ने इन्हें मराठों को मेघावली भी कहा। अंतिम पेशवा राघव का पुत्र बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता पेशवा बन गया और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इस और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा संधि था। 1776 में पुनर्न की संधि और इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन में वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1772 में, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम जो हुआ था 1782 में साल भाई की संधि को खत्म हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में साल भाई की संधि में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में, इसमें भोसले व सिंधिया पर पराजय हुई। अंग्रेजों ने दो पृथक संधियां करनी पड़ी। देवगांव का संधि, ये संधि 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान गांव की लड़ाई जो नवंबर 1803 में अंग्रेजों के रघुजी भोसले को पराजित किया गया था, उसी के फलस्वरूप यह संधि हुई थी। और संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों को बासोर सहित कटक प्रांत तथा वर्धा नंदी पश्चिमी भाग का अपना सारा राज्य सौंप दिया। नेक्स्ट है सूरजी अर्जन गांव की संधि। यह संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया पर अंग्रेजों के बीच में हुआ। इसके अनुसार उन्होंने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच अपना सारा राज्य, जयपुर उसमें था, जोधपुर, गोहद, राजपूत राज्यों के उत्तर में अपने किले भी दे दिए। पश्चिम में उन्होंने अंग्रेजों को अहमदनगर और भड़ोच और अजिंठा पहाड़ियों को पश्चिम में अपना सारा राज्य सौंप दिया। मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को होलकर व अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई। इसके अनुसार उन्होंने राजपूत राज्यों के बीच दावे छोड़ दिए और नर्मदा नदी के तट पर सभी जिलों को अंग्रेजों को सौंप दिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1819 के बीच हुआ, इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा वंशानुगत पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव सेकेंड ने कोरेगांव में एक अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मैल्कम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और परिणाम स्वरूप दोनों के बीच पुनः की संधि 13 जून और 1817 को हो गई थी। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकेंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिट्ठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया और 1853 में इसकी मृत्यु हुई। 1853 में पेशवा की मृत्यु हो गई, बालाजी बाजीराव सेकेंड की मृत्यु हो गई। ठीक है, मराठा प्रशासन। पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था। इसे हजूर दफ्तर कहते थे। मराठा राज्य में सूबे का प्रांत, तरफ और परगना को महल कहते थे। सूबे को प्रांत और तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। बड़े प्रांत पर सूबेदार के अधीन होते थे, जिसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे, जो सीधे केंद्रीय दफ्तर के ब्यूरो देते थे। मामलतदार जो होते थे सीधे केंद्रीय दफ्तर का ब्यूरो देते थे। उसके बाद से देशमुख और देश पांडे अन्य जिला अधिकारियों थे, जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। कारकुन नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था, जो मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। ग्राम का प्रमुख अधिकारी पटेल होता था, जो कर संबंधित न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। जो पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था, जो ग्राम और भूमि का लेखा करता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होता था, जो पटेल की सहायता करता था और कुलकर्णी के लेखों की देखभाल करता था। और पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार और धातु की शुद्धता की जांच करता था, पोतदार। इसके अतिरिक्त 12 ग्राम
उसके अतिरिक्त ग्राम 12 बलूटे शिल्पी जिसे कहते थे और 12 अलूटे सेवा करते थे। देखिए, ग्राम 12 बलूटे और शिल्पी जिसे कहते थे और 12 लूटे सेवा करते थे। कोतवाल नगर पर मुख्य शासक था, कोतवाल नगर का मुख्य शासक था और गांव के चौकीदार जैसे जगला या अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। स्थायी भू स्वामित्व प्राप्त करने वाले लोग मेरा सदार कराते थे। बटाईदार भूस्वामी उपरिस कराते थे। सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर और गायकवाड़ा बड़ोदरा और भोसले नागपुर और पेशवा पूना। पेशे से लुटेरे पिंडारी पालपट्टी नामक पर वसूल करने के बदले मराठा सेना के प्रत्येक अभियान के उनके साथ जाते थे और लूट के माल से सरकार को 25% हिस्सा देते थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा शायब थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा शायब थे। और यहाँ पे हम लोग खत्म हो गया मिडाइवल का एंड हो चुका है। अब हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री आ चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक इतिहास हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। कल से नहीं, कल तो मेरा एग्जाम है, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि आधुनिक हिस्ट्री जो है, आधुनिक इतिहास जो थोड़ा सा लॉन्ग पार्ट बनेगा, तो क्योंकि भाई मैं बता दूं मैं आपको, सॉरी अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं भैया? अभी तक हम लोग आ चुके हैं 80 तक, है ना। तो आधुनिक हिस्ट्री जो है इसमें पॉइंट है 39 से कहाँ तक 60 है। उसके बाद विश्व का इतिहास है जो आपका 1 से 15 है। तो आधुनिक हिस्ट्री, एक मिनट, कितना नंबर पेज है? पेज दिख जाएगा क्या? पे पेज कहीं दिख जाए तो बढ़िया है भाई। 45 45, ठीक है, 45 हाँ ठीक है। आधुनिक हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट है 45 से, और ये गया है कहाँ तक भाई? 80 तक, ठीक है। 80 तक गया है, मतलब कि जितना हम लोग एंशिएंट और मिडाइवल किए हैं उससे दुगना में है आधुनिक हिस्ट्री। तो कम से कम 7 से 8 पार्ट तो बनेगा, ठीक है। 5 या 6 7 8 पार्ट बन जाएगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे अच्छा लगे। उसके बाद आपका भूगोल स्टार्ट होगा, जो आपका 81 से आपका है कहाँ तक? 150 से ऊपर है, ठीक है भाई, समझ रहे हो। पर्यावरण प्रस्तुत किया है, ठीक है। मैं कह दूं कि आपका आधुनिक इतिहास पर्यावरण प्रस्तुत ठीक है, यहाँ तक है आपका। 81 से है कहाँ तक? 152 150 तक है, ठीक है। इसमें भी कम से कम 70 पेज का है आपका भूगोल। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, खासकर अपने माता पिता का ख्याल रखिए। और ये 13वां संस्करण है, जो 14वां संस्करण हम लोग पढ़ रहे हैं 2025 का, ठीक है। ठीक है, जियोग्राफी से थोड़ा समझ आएगा और, ठीक है। तो बाय बाय। अब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ही ठीक है बोलने लगा हूँ, ठीक है। इसको भी कंट्रोल करूंगा, फिर बोलता हूँ, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। थैंक यू।